अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर और तजिया के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुजम्मिल सरवर्दी। बानी तहरीक इंसाफ और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को साइफ़र केस में 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। इस सज़ा के पाकिस्तान के आइंदा आने वाले इंतखाबात पर क्या असर होगा, इस सज़ा की टाइमिंग क्या है, क्या ये सज़ा एक्सपेक्टेड थी, कम है, ज़्यादा है, एक गुफ्तगू इसके कानूनी नुकात हाई कोर्ट में स्टैंड कर सकेगी, नहीं कर सकेगी, क्या बानी पीटीआई के बाहर आने के चांसेस ख़त्म हो गए हैं या अभी चांसेस मौजूद हैं, इस सब पर हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं आमिर अहमद ख़ान साहब और अंबर शमसी। आमिर साहब हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, वो कहते हैं मैं ऑप्टिमिज़म को कभी नहीं छोड़ता, मुझे आज भी उनका ऑप्टिमिज़म चाहिए। आमिर साहब, आज की सज़ा पर आपका ऑप्टिमिज़म क्या कहता है? देखिए, इसमें जो है ना मुजम्मिल, ऑप्टिमिज्म या पेसिमिज्म की बात नहीं है। सियासतदानों के ख़िलाफ़ जब फैसले होते हैं ना, तो वो राय आमा के अंदर उन फैसलों की तशरीह किसी कानूनी नुकात की बुनियाद पर नहीं होती है, वो सियासी नज़रियात की बुनियाद पर होती है। मसलन जब 2002 के इंतखाबात से बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को और नवाज शरीफ साहब को दूर रखा गया, तो उस वक्त जब लोगों का ख्याल था कि ये सही हुआ है और ऐसा ही होना चाहिए था, 21 साल बाद आज भी वो यही कहते हैं कि नहीं जी, बिल्कुल दुरुस्त हुआ है और उसको ऐसा ही होना चाहिए था। इसी तरह से नवाज शरीफ साहब को जब 2018 से दूर रखा गया, तो जो अगर लोग उस वक्त ये समझते थे कि ज़्यादती हुई है, वो आज भी समझते हैं ज़्यादती हुई है, और जो समझते थे कि दुरुस्त हुआ है, वो आज भी समझते हैं कि दुरुस्त हुआ है। इसी तरह से अब जो तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब के साथ जो हो रहा है, उसके ऊपर भी जो राय है, उनके ख़िलाफ़ जो भी फ़ैसला आ जाए, उसके ऊपर राय जो है वो किसी कानूनी बारीकियों की बुनियाद के ऊपर नहीं बनेगी या कानूनी नुकात की बुनियाद के ऊपर नहीं बनेगी। वो एक हर किसी की अपनी सियासी फ़हम की बुनियाद के ऊपर ही बनेगी। इसलिए एक तो ये वजह है कि मैं इसकी कानूनी बुनियादों के बारे में या इनकी कानूनी बारीकियों के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, और दूसरा ये अभी कोई हतमी फ़ैसला नहीं है। इसके अंदर अपील प्रोसेस हैं वो सारे, जिसमें से अभी उनको गुजरना पड़ेगा। हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, देखते हैं कि ये फ़ैसला कहाँ तक जाता है और सारे अमल के अंदर कितनी देर लगती है और उसका हतमी नतीजा क्या लगता है। लिहाजा मैं अपनी बात जो है ना उसको फोकस करना चाहता हूँ इसके सियासी असरात के ऊपर। ये जो 8-10 दिन पहले इंतखाबात से इस तरह 8-10 दिन कबल ये फ़ैसला आना, उसके ऊपर एक दो हमने देखी हैं एलिमेंट्स तहरीक इंसाफ के रद्द अमल में। अभी बाकी सियासी पार्टियों की बात नहीं करते, जिसमें से एक तो ये है कि हमें बड़े वाज़ेह तौर पे नज़र आया कि वो किसी तरह से भी 9 मई वाले सूरत हाल को दोहराना नहीं चाहते। इसलिए बड़ी जल्दी में उन्होंने कहा कि नहीं, ये फ़ैसला इश्तियाल दिलाने के लिए हमारे वर्कर्स को किया गया है, ताकि वो बाहर निकले और वो उसी तरह की सूरत हाल हो जो 9 मई को बनी है, ताकि और ज़्यादा सख्ती की जाए तरीके इंसाफ के ऊपर। और दूसरा उन्होंने कहा कि नहीं, आप सब्र करके इसका 8 मई को वोटिंग के ज़रिए जो है वो इसका जवाब दें। अब ये फ़ैसला किस तरह से असरअंदाज हो सकता है इलेक्शंस के ऊपर? देखिए, इसके ना जो पार्टी का वोट होता है वो तो पार्टी को पड़ता ही पड़ता है। हमने 1997 में देखा कि पीपल्स पार्टी का कोई हाल नहीं था इलेक्शन लड़ने वाला, उसकी क़यादत डीमोरलाइज हो चुकी हुई थी, उसका वर्कर, उसका वोटर सब डीमोरलाइज हो चुके हुए थे 1997 में, जिसकी बहुत ज़्यादा वजूहत है जिसमें जाने की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हमने देखा कि जहाँ जहाँ उनके उम्मीदवार थे उनको 15,000, 18,000, 20,000 के आसपास वोट पड़ गया। ये पार्टी का वो पक्का वोट होता है जो पार्टी को मिलता ही मिलता है। इसी तरह 2002 इलेक्शन में यही सूरत हाल हमने नवाज शरीफ PMLN के साथ देखी, जो बड़ी बुरी तरह से वो इंतखाबात में उन्होंने शिकस्त खाई, लेकिन हर हलके के अंदर उनकी पार्टी का वोट तो उनको पड़ा ही पड़ा। सो वो वोट जो है वो तो मुतासर होता मुझे नज़र नहीं आता जो PTI का एक कमिटेड वोट है। अलबत्ता वो जो फैन सेटर्स होते हैं जो बड़े आखिरी वक्त पर फैसला करते हैं कि उन्होंने वोट देना है या नहीं देना, और अगर देना है तो किस जमात को देना है, मेरा ख्याल है उनके ऊपर जो असर है वो देखने में मुझे बड़ी ज़्यादा दिलचस्पी होगी कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं। क्या वो के बाद ये समझते हैं कि नहीं, अब वाकई कोई फ़ायदा नहीं है इस इंतखाबात में हिस्सा लेने का, जो कि एक सोच है पाकिस्तान के अंदर। मैं नहीं समझता हूँ कि वो बहुत मजबूत है, मैं समझता हूँ लोग निकलेंगे वोट देने के लिए, लेकिन एक सोच तो है। या फिर वो और ज़्यादा पहले से ज़्यादा मुतहरिक हो जाते हैं और पहले से ज़्यादा
जोश और जज्बे के साथ जो है वो वोट देते हैं। तो किसी भी सूरत हाल के अंदर ये 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं उनके ऊपर असरअंदाज तो ज़रूर होगा ये फैसला, और इसके नतीजे से हमें ये समझ आ जाएगी कि ये जो PTI कहती है कि उनकी पाकिस्तान के अंदर वो 70% से शुरू हुए थे अपनी हुकूमत गिरने के बाद, और अब वो, मैं अभी लाहौर गया हुआ था, इस्लामाबाद गया हुआ था, वहाँ पर मैंने लोगों को PTI के सपोर्टर्स को ये कहते सुना कि जी अब तो 90% वोटर जो है वो PTI के हमायती है। तो हमें ये कम अज़ कम नज़र आ जाएगा कि इस फैसले के नतीजे में और जो इसका असर होता है 8 फरवरी को, वो PTI के दावे कितने दुरुस्त हैं या वो भी बिल्कुल ही रियासत मदीना वाली बातें हैं जो इनका ख्याल है कि 70, 80 या 90% लोग जो है वो PTI को वोट देकर निकलेंगे। मेरे लिए ये एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट है इस इलेक्शन की एक्सरसाइज में, लिहाजा मैं नहीं समझता हूँ कि इसके अंदर कोई पेसिमिज्म या ऑप्टिमिज्म दिखाने का कोई रूम है। जी अंबर, आपको क्या लगता है ये फैसला जो है एक एक्सपेक्टेड था, और दूसरा 8 फरवरी को इसके क्या असरात होंगे? मुजम्मिल, जो इस वक्त जिस तेजी से इस केस की प्रोसीडिंग्स हुई हैं, तवक्को यही की जा रही थी और लग रहा था कि कोशिश यही है कि जो फैसला है इंतखाबात से कबल ही आ जाए, और जिस तरीके से अगर आप आखिरी हफ्ते के रोज़ से जिस तरह से प्रोसीडिंग्स हुई, जिसमें हमने देखा कि अगर कल की बात करें तो 13-14 घंटे मेरे ख्याल में समाअत भी हुई, देर तक 11 जो जिरा होनी थी 11 विटनेसेस से, वो भी एक ही दिन में हो गई। निपटाया जा रहा था। तो यही एक्सपेक्ट तो यही किया जा रहा था कि इसको जल्दी निपटा के इलेक्शन से पहले, और ये फैसला जो भी होगा जिस तरीके से जल्दबाजी में किया गया है कि ये इमरान खान साहब के खिलाफ ही होगा। अब इसका 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से हम इसके कैसे जांचें? सबसे पहले तो आप इंटरनेशनल कवरेज भी देख सकते हैं, और आप ये भी देखते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में, हालांकि जिस तरीके से जो बैनुल-अक़वामी ऑब्जर्वर मिशंस हैं, अगर मैं ख़ास तौर पे बात करूं, वो मिशंस मुकम्मल तौर पर यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन वो किस तरह से अपनी राय कायम करेंगे अगर वो मिशन मौजूद नहीं है, वो फिर इंटरनेशनल मीडिया को भी देखेंगे, जो कवरेज है, जो रिपोर्ट्स हैं। और वो कवरेज और रिपोर्ट क्या कहती है? वो ये कहती हैं कि इमरान खान साहब और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की दरमियान नाराज़गी है। इमरान खान साहब मुसलसल इल्ज़ामात लगा रहे थे और लगा रहे हैं, अपने बहन के तवस्सुत से, अपने तो तर्जुमान हैं उनके तवस्सुत से, और मिलिट्री नहीं चाहती कि इमरान खान साहब इक़्तिदार में आएँ। और ये ऐसा फ़ैसला ऐसे वक्त में आया है इलेक्शन से पहले, ताकि उनके जो इलेक्शंस में कामयाबी के जो चांसेस हैं वो और कम हो जाएं। तो ये इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल कवरेज और इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे इस तरीके से असरअंदाज होगी। जहाँ तक वोटर की बात है, जो आमिर साहब ने भी तफसील से बात की, मैं उसमें यही ऐड करना चाहूँगी, अब ये भी हम मत भूलें कि स्विंग वोटर ज़रूर है। स्विंग वोटर जिसको फैसला करना है कि मेरा जो वोट है वो कहाँ ज़्यादा, मेरा ख्याल में कहाँ ज़ाया नहीं होगा, who will make that effort to go and vote। कुछ लोग, हो सकता है ये जो स्विंग वोटर है वो सिंपैथी की वजह से जो भूल गए होंगे इमरान खान साहब की कारकर्दगी, जो अब उनमें सिंपैथी बिल्ड हो रही होगी कि इस वक्त इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ पूरी रियासती मशीनरी मुतहरिक है, जिसमें जो इंसाफ देने वाले, इंसाफ को नाफिज करने वाले, और जो सरहदों पे को भी जो हम हिफाजत देते हैं, तो ये सब उनके ख़िलाफ़ है। मैं आपको बयानी की बात कर रही हूँ जो वोटर शायद इस पर रीड करेगा इस आखिरी फैसले की वजह से, ख़ास तौर पर जो आप जल्दबाजी देखते हैं उसकी वजह से, तो शायद हो भी सकता है कि एक सिंपैथी वोट भी आ जाए। अब सवाल ये है कि क्या वो वोटर निकलेगा, मायूस होगा, ये अब 8 फरवरी को ही देखेंगे, मैं पेश कोई नहीं कर सकती। ठीक, एक तो आमिर साहब ने कहा कि जो नवाज शरीफ को सज़ाएं हुई उन पर कुछ जो लोग कहते हैं आज भी ठीक हुई, कुछ कहते हैं जो तब ठीक कहते थे वो आज भी ठीक कहते हैं। नहीं, थोड़ी हालात में तब्दीली है। जो 2018 में जश्न मना रहे थे वो आज कहते हैं कि वो गलत सज़ाएं हुई, और वो जब उन पर अपनी पड़ी है तो वो कहते हैं कि वो गलत हुआ था और वो नहीं होना चाहिए। अब उनको अपनी गलती का एहसास है, और मैंने बहुत सारे, मैं आपको नाम गिनवा सकता हूं जिनके 2018 की राय मैं आपको सुनवाऊं तो वो ये थी कि कमाल हो गया, और आज की सुनवाऊं तो वो कहेंगे नहीं, वो आज की सुनवाऊं तो वो कहेंगे तब नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई थी।
ठीक है ना। इस तरह की मैं आपको 20 मिसालें जो हैं और नामवर लोगों की मिसालें जिनकी राय मतलब सुनी और देखी जाती है, मैं उनकी राय भी आपको इस बारे में बता सकता हूं कि वो ये कहेंगे। दूसरा, अंबर ने कहा कि इलेक्शन में सिंपैथी वोट मिलेगा। हो सकता हमारे है। यहाँ सिंपैथी वोट बहुत कम मिलता है। मैं सिंपैथी वोट नहीं मिल सकता क्योंकि पार्टी नीचे नहीं है। देयर इज़ नोबडी टू लीड दैट सिंपैथी वोट। कोई कैंपेन नहीं है, कोई नवाज शरीफ वाला केस नहीं है कि नीचे शहबाज शरीफ भी मौजूद है, ख्वाजा आसिफ भी मौजूद है, एहसन इकबाल भी मौजूद है, राना तनवीर भी मौजूद है, एक ख्वाजा साद रफ़ीक भी मौजूद है, एक शाहिद खाकान भी मौजूद है, एक पार्टी मौजूद है। तो बेनज़ीर के बाद मखदूम अमीन फ़हीम मौजूद हैं, उनके साथ यूसुफ रज़ा गिलानी मौजूद है, राजा परवेज़ अशरफ मौजूद है। पार्टीज़ नीचे मौजूद हैं, स्ट्रक्चर मौजूद है। यहाँ नीचे पार्टी मौजूद नहीं है, सब भाग गए हैं, दुम दबाकर भाग गए हैं सारे। तो एक ही लीडर के गिर्द सब थे। अब जब आपको लगेगा कि वो भी चला गया है तो मुझे लगता है कि डिप्रेसिंग फैक्टर ज़्यादा होगा। लोग, उनका अपना वोटर बहुत डिप्रेस होगा इससे कि अब तो कोई चांस नहीं है खान साहब का और अब तो बड़ी लंबी सज़ा हो गई है। तो मुझे लगता है डिप्रेसिंग फैक्टर ज़्यादा होगा और इसका इलेक्शन में जो वोटर है वो डिप्रेस होकर जो पीटीआई का है शायद वो भी बैलेट तक नहीं आएगा। और जहाँ तक टाइमिंग की बात आपने की कि इलेक्शन से पहले तेज़ी से और इससे, तो इलेक्शन से पहले सज़ाएँ पहली दफ़ा तो नहीं सुनाई गई हैं। इलेक्शन से पहले 2018 में भी सज़ाएँ सुनाई गई। फिर तेज़ी से इंसाफ देने का रवाज भी नया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद डाला मॉनिटरिंग जज डाल के, और तब हमें बताया जाता था कि अगर रोज़ समाअत के लिए कहा जा रहा है तो इस पर तो नवाज शरीफ को खुश होना चाहिए ना कि उनका मुकदमा जल्दी सुना जा रहा है, ताख़ीर नहीं है। तो उन्हें प्रॉब्लम क्या है? आपका मुकदमा अगर तेज़ सुना जा रहा है, जल्दी सुना जा रहा है, फौरी इंसाफ दिया जा रहा है, तो इस पर तो खुश होने वाली बात है। फिर रात को सज़ाएँ हनीफ अब्बासी साहब की और सारी मौजूद हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा अंबर जो पाकिस्तान में पहली दफ़ा हो रहा है, जिस पर परेशानी वाली बात है। ये रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो उसके मुताबिक ही सब कुछ हो रहा है। क्यों आमिर साहब? देखिए मुज़म्मिल, बात यह है कि ये अगर चंद दानिश्वर जो है ना, जो उस वक्त बह गए थे नवाज शरीफ की मुखालफत के अंदर और उस वक्त वो कह रहे थे कि जी बड़ा सही हुआ है नवाज शरीफ के साथ, और अब उन्होंने अपनी राय जो है उसको रिवाइज़ किया है थोड़ा सा, ये सारा दैट डज़ नॉट रिफ्लेक्ट द पॉपुलर सेंटिमेंट। जो अगर आप आवाम में जाएँ, अगर आप लोगों से, आम लोगों से बात करें, तो जिन हालात में नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं, इससे कड़े नज़र के कानूनी तौर पर उनका हक बनता है। चले, मैं ये भी कह देता हूँ कि वो बिल्कुल सही हुआ जो उनके साथ हुआ, कानून ने फाइनली उनको वो इंसाफ दिया जो कि उनको 2017 में नहीं मिल सका। लेकिन अगर गली बाजारों के अंदर जाएं तो हर कोई यही कह रहा है कि जी यहाँ ये अब ये नया लाडला 2 है और अब इनको इसलिए लाया गया कि इनको दोबारा वजीर आज़म बनाया गया। तो मैं इस बात से आपकी बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता हूँ कि वक्त के साथ साथ इन चीज़ों के ऊपर लोगों की राय बदलती है। दूसरी बात मुज़म्मिल ये है कि सिंपैथी जो है वो गौर अली खान या लतीफ़ खोसा या इन तरह के लोगों के लिए तो नहीं है ना। इमरान खान के सपोर्टर्स की सिंपैथी उनकी इमरान खान के साथ है, और जब तक इमरान खान हैं, वो सियासी मैदान में हैं, तब तक वो सिंपैथी उनको मिल सकती है। ये कहना जो है, मेरा ख्याल है हमारे पास कोई ऐसी ठोस वजह नहीं है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर हम ये कह सकें कि नहीं जी सिर्फ इसलिए कि उनके नीचे पार्टी नहीं है या पार्टी का इंतज़ामी ढांचा जो है वो बिल्कुल ही ख़राब हो चुका हुआ है या उनके बहुत सारे लीडरान उनको छोड़ के, जो लीडरान उनको छोड़ के गए उनकी हैसियत क्या है? वो किसी एक हल्के में अपने तौर पर इलेक्शन जीत सकते हैं? ये वोट जो है ये इमरान खान का वोट है, और जब तक इमरान खान मौजूद हैं उनको वो सिंपैथी जो है वो मिल सकती है। लेकिन इस फैसले ने ये दिलचस्प बना दिया है ज़रूर इस सूरत हाल को कि आप देखें तो सही ना, तहरीक इंसाफ के वो दावे कि पाकिस्तान जो है वो 90%, क्योंकि इमरान खान तो नहीं हट रहे हैं, उन्होंने अभी भी कहा है कि 9 मई जो था वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और मुझे सजा देकर एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए उनकी पार्टी ने ये अफवाहें भी चलाई हैं कि इनको शायद फांसी की सजा हो जाए इनको। सो वो तो अपने जो है जो भी चले झूठा सच्चा जो भी उन्होंने अपना बयानिया बनाया वो तो उसके ऊपर से पीछे हट नहीं रहे हैं। सो ये सिंपैथी वोट मेरी राय के अंदर ये बिल्कुल वी विल सी इट इन प्ले, और किस हद तक नजर आता है वो हमें फिर इमरान खान के उन सारे और उनकी तहरीक इंसाफ के सारे बयानी की हकीकत पता चल जाएगी कि क्या वो वाकई इतना ज्यादा है
कि उनका वो सपोर्ट कर सके उनकी इस आर्गूमेंट को कि पाकिस्तान के अंदर एक अक्सरियत इमरान खान के साथ है, या फिर वो वही वाली बात ना कि वो रियासत मदीना वाली बात है। लेकिन ये नहीं हमें समझना चाहिए कि जस्ट बिकॉज उनकी पार्टी जो है वो तितर बितर हुई है तो सिर्फ वोट नहीं उनको मिल सकता। जी जी चलें, आपका पॉइंट आ गया। अंबर, आप इस पे क्या कहती हैं? फिर आई विल रिस्पॉन्ड टू आमिर साहब। मुज़म्मिल, मैं असल में क्या समझना चाह रही हूँ, क्योंकि आपने कल भी मुझ पे भी इल्जाम लगाया था ना कि आप इमरान खान हमेशा को ले आती, हम नवाज शरीफ पे बात करें। हम इमरान खान की बात कर रहे थे, आप नवाज शरीफ को ले आए, आप भी तो यही करते हैं। मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि हम इसको नॉर्मल क्यों तस्वुर करते हैं, ये दुरुस्त। मैंने तो आमिर साहब के सवाल का जवाब दिया था, मैंने आमिर साहब को रिस्पॉन्ड किया था। ठीक है, फेयर इनफ। आपने एंट्रो में तो मैंने नवाज शरीफ का नाम नहीं लिया था, मैंने तो इमरान खान का ही नाम लिया। मगर हम जब कहते हैं कि ये 2018 में हुआ था, अनोखी बात नहीं है और गलत है, और मैं आपसे इत्तेफाक करती हूँ, तब भी गलत हुआ था और अब भी गलत हो रहा है। और उसका मसला क्या है? मसला क्या है कि आपकी जो इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी और फेयरनेस है, चाहे वोटर हो, चाहे हम वोटर से शुरू करें, क्योंकि वोटर सबसे अहम है, जो पाकिस्तानी शहरी है, जो समझता है कि मैं अगर वोट दूंगा, ये मेरे पास एक छोटी सी ताकत है जहां मैं कुछ तकदीर, कुछ असरअंदाज हो सकता हूं। आप वोटर की बेहुरमती करते हैं। मैं इस हद तक मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूंगी, और हम इसको बार बार नॉर्मलाइज करते हैं। अच्छा, इमरान खान साहब के साथ हो रहा है, नवाज शरीफ के साथ भी होता है, तब भी गलत है, आज भी गलत है। और फिर आपकी मैंने आपकी बात एक जो सियासी जमातें इस वक्त इलेक्शनियरिंग कर रही हैं, सही गलत मैं बिल्कुल उसमें कोई कुछ नहीं कहना चाहती, वो जब आते हैं तो वो अपना काम भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास वो क्रेडिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इलेक्शंस फेयर नहीं होते। तो आप सिस्टम को नहीं बदल पा रहे, आप मायूसी फैला रहे हैं। मैं अंबर आपकी बात समझ गया हूँ। आपकी राय के मुताबिक इलेक्शनों से पहले अदालतें बंद कर देनी चाहिए, निज़ाम इंसाफ को ताला लगा देना चाहिए, जिस भी लीडर पे जो केस है वो बंद कर देना चाहिए, और कहना चाहिए कि जी पहले इलेक्शन करा लेंगे, तो वरना अगर हमने किसी को सज़ा दी तो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे बड़ा सवाल पैदा हो जाएगा, और इसलिए तमाम ट्रायल बंद कर देने चाहिए। और किसी हर जुर्म की, मतलब पिछले दिनों एक अदालत ने ये भी कहा कि अगर किसी ने इलेक्शन लड़ना है तो जमानत दे दी जाए, तो मैंने कहा जो हजारों लाखों कैदी हैं सारे कागज जमा करा के जमानत ले लें, मेरा मतलब है। और फिर बाकी आमिर साहब ने बात की पॉपुलैरिटी की, वो गैलप के और आईपुर के सर्वेज देख लें, उन्हें उसका जवाब मिल जाएगा। मुझे देने की ज़रूरत नहीं है लेटेस्ट सर्वेज की कि वो क्या आ रहे हैं और उनके क्या नताइज आ रहे हैं। लेकिन नवाज शरीफ मदर ऑफ ऑल सर्वेज आ रहा है जी, मुजम्मिल भाई, मदर ऑफ ऑल सर्वेज आ रहा है 8 फरवरी को, उसमें सब पता चल जाएगा। लेकिन उसके लिए भी आमिर ये संडे को भी कॉल दी थी ना, उमुल सर्वे, जब संडे को कॉल दी थी तो 90% लोग। मैं कहूंगी कि अब 8 फरवरी को भी हमें देखना होगा कि आप जो कहते हैं ना 2018 में भी हुआ था, अभी तो हुकूमत ये कह रही है ना कि कुछ शार्क अटैक दोबारा से हो सकता है, अंडर वाटर केबल्स को हो सकता है इंटरनेट बंद हो जाए, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हम जो हमारा इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है वो मुतासर हो सकता है। हमने एक प्लान भी बनाया हुआ है कि हम हाथ से हम डिलीवर कर देंगे रिजल्ट्स। लेकिन आप ये देखें कि ये भी शराइत हैं, हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि अच्छा वोटर निकलेगा, नहीं वोटर निकलेगा। ये भी देखना है कि क्या कितना स्मूथली बगैर तशद्दुद के और बगैर इंटरनेट शटडाउन्स के इलेक्शन बिल्कुल हमें देखना पड़ेगा कि आरटीएस बैठ तो नहीं जाता, और हमें देखना पड़ेगा कि 72 घंटे कराची का रिजल्ट कहीं रुक तो नहीं जाता। यकीनन आरटीएस पे बहुत नजर पड़। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं, अगले टॉपिक पे बात करेंगे। लेट्स गो फॉर अ ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम ख़बर और तजिया में एक बार फिर खुश आमदीद। और एक नज़र डालते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सजे हुए इंतखाबी मैदान में आज क्या हुआ, क्या अहम खबरें हैं वहाँ की। एक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक और बयान, और इस दफ़ा उन्होंने
शायद खुल कर कह दिया। हमने देखा कि बड़ी जारहाना स्टांस उन्होंने लिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ख़िलाफ़ अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान, ख़ासतौर पर जब वो पंजाब के अंदर अपने जलसे कर रहे होते हैं। और आज उन्होंने बड़े खुल के कह दिया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ चलना अब नामुमकिन नज़र आ रहा है। उनकी कई वजूहत उन्होंने बयान की। उन्होंने कहा कि उनके वालिद साहब को सबसे ज़्यादा अरसा जेल में भी नवाज लीग के दौर में ही रखा गया, और इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि ये एक ऐसी जमात है जिसने अपने ही एक रहनुमा को अंदर से ही सबताश किया, तो इसलिए अब आगे चल के उनके साथ काम करना मुमकिन शायद ना हो। उनके बाद भी अपने एक हालिया इंटरव्यू के अंदर इस तरह की बात कर चुके हैं कि शायद पीपल्स पार्टी का नवाज लीग के साथ चलना मुमकिन नहीं। साथ साथ हम ये भी खबरें सुन रहे हैं कि नवाज लीग के अंदर भी एक फैसला हो चुका है कि PDM के तजर्बे के बाद शायद वो ना चाहें कि इंतखाबात के बाद वो पीपल्स पार्टी के साथ किसी किस्म का हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा बने। तो मुझे जो चीज़ थोड़ी सी खटक रही है वो एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये कहना कि हमें माजी की तलखियाँ भुलाकर आगे की तरफ देखना चाहिए, और फिर इंतखाबात से कल ही बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये कह देना कि पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात के साथ मिलकर चलना उनके लिए मुमकिन नहीं है। तो मुझे कुछ ऐसा लगता है कि वो एक ही जगह पर खड़े गोल गोल घूम रहे हैं, या हो सकता है मैं गलत हूँ, वो किसी सिमत में जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कौन सी सिमत हो सकती है, अंबर ज़रा मेरी मदद करेंगी इसको समझने में? नहीं आमिर साहब, मैं खुद समझती हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो बयानात है, मैं तो कहूँगी दे विल कम बैक टू हॉन्ट हिम, इसलिए क्योंकि मुझे याद है जब 2013 का भी इंतखाब हुआ था, उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बहुत इतना एक्टिवली कैंपेन तो नहीं कर रहे थे, लेकिन नवाज शरीफ पर काफ़ी इल्ज़ामात लगा रहे थे, और जहाँ तक मुझे अच्छी तरह याद पड़ता है उन्होंने कुछ शायद उनको मोदी का यार भी कहा था। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन ये 2013 के इंतखाबात से कबल की बात मैं कर रही हूँ। और उसके बाद भी हमने देखा, जाहिर है जब ज़रूरत पड़ी, और बहुत अच्छी बात है, मैं तो उसको मुस्बत तरीके से देखती हूँ कि जब 2014 का धरना हुआ था तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसमें एतजाज़ एहसन साहब भी शामिल थे, आई थिंक सेनेट में वो थे, उन्होंने पार्लियामान ने धरने के ख़िलाफ़ एक मुश्तरका एक स्टांस लिया, मौक़िफ़ अपनाया जॉइंटली, जो अच्छी बात है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब ज़रूरत पड़ती है सियासी क़ुव्वतों को तो वो ज़ाहिर काम करते हैं, और जब वो इस तरीके की जब PDM हुकूमत बनी, जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मियां नवाज शरीफ से जेल में भी मिलने गए, तो उस वक्त उन्होंने ये, मुझे उनका बयान वाज़े तौर पर याद है, उनको मियां नवाज शरीफ को इनकलाबी कहा था कि वो इनकलाबी हो गए हैं। तो These statements will come back to haunt him. हम इसको ज़ाहिर है तज्जियाती तौर पर तो ये कह सकते हैं कि वो जो PTI का जो वोटर है या एंटी नवाज वोटर है, उसको अपील करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ वो दूसरी तरफ जो अर्बन या जो ऐसी सियासत पे लोग यकीन रखते हैं, या इस्टेब्लिशमेंट को भी कह सकते हैं, या जो लोग ठहराव की सियासत ज़्यादा पसंद करते हैं, मोहतात सियासत पसंद करते हैं, पॉपुलर सियासत नहीं पसंद करते, उनके लिए उनके वो अल्फाज होते हैं, या कि नफ़रत की सियासत नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो ये तज़ादात आप इतना तो कह सकते हैं इमरान खान साहब के बारे में कि वो नफ़रत तो फैलाते होंगे, वो झूठ भी बोलते होंगे, लेकिन कम से कम एक लाइन तो अपनाते हैं, एक तरफ तो जाते हैं। आप वाज़े तौर पर कह सकते हैं कंसिस्टेंटली करते हैं, बिल्कुल। तो ये जो मुख्तलिफ ऑडियंसेस के लिए मुख्तलिफ बयानात हैं, मेरे ख्याल में कि इससे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क्रेडिबिलिटी पे मेरी नज़र में थोड़ा सा एक धचका पड़ता है। शायद कुछ और मज़ीद 4,000-5,000 वोटर हल्के में मिल जाएं, वो तो हम बार बार यही मैं कहूँगी कि वो तो 8 फरवरी को ही पता चलेगा। राइट अंबर। सो मुज़म्मिल, इसमें कोई गुत्थी है या इंतखाबात से चंद दिन कबल जो आमतौर पर सियासी आइमाशाएं होती है, ये इसी का एक हिस्सा है? आपका क्या ख्याल? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गुत्थी नहीं है, ये बड़ी क्लियर पॉलिटिकल लाइन है, और उसमें मैं समझता हूँ कि हमें आसिफ जरदारी साहब का जो कल वाला हम का इंटरव्यू था, उसमें तो वो ऐसे वो कह रहे थे कि जो अब पहले हमने उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाया तो अब वो हमें बनाते हैं, या अब जो भी बनेगा वो हमारी मर्ज़ी से बनेगा। तो उन्होंने तो ये नहीं उसमें कहा कि हम कहीं मुस्लिम लीग नून के साथ शराकत इक़्तिदार नहीं करेंगे, और फिर कौमी हुकूमत के भी बड़ी फार्मूले थे, मेरे ख़्याल में सारे बुलडोज़ कर दिए बिलावल ने। वो पॉपुलर सियासत करना चाहते हैं, उनको किसी ने समझाया है
कि जितनी ज़ोर से गाली निकालेंगे इमरान खान की तरह उतने ज़्यादा वोट मिलेंगे, और पाकिस्तान में गालम गलूच से, बुरा भला कहने से, अगले की तस्दीक करने से ज़्यादा वोट मिलते हैं। तो ये बात उनके जहन में बैठ गई है और वो इसको लेकर ही आगे चल रहे हैं। जो गिले शिकवे उन्होंने किए हैं, यकीनन ये गिले शिकवे उन्हें याद होने चाहिए थे जब वो शहबाज शरीफ के घर उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए गए थे अपने वालिद के साथ, कि नहीं जाना चाहिए था। लेकिन चलें, देर आए दुरुस्त आए, उन्हें गलती का एहसास हो गया। हम यही तवक्को कर सकते हैं कि वो इमरान खान की तरह कोई यू टर्न नहीं लेंगे, वो अपनी इस बात पर कायम रहेंगे। और अंबर ने कहा इमरान खान क्लियर लाइन लेते थे, नहीं, वो लाइन लेके 72 घंटे बाद उससे बदलने की भी कमाल महारत रखते थे। और मज़े की बात ये थी कि अंबर उनकी लाइन से भी मुत्तफिक हो जाती थी, लेकिन मिजाज उससे भी मुत्तफिक हो जाते। नहीं मुज़म्मिल, मतलब मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं। देखिए, इमरान खान साहब का एक जो लाइन बहुत क्लियर थी कि ये करप्ट लोग हैं, मैं इनसे बात नहीं करूंगा। नहीं की ना जब जरूरत पड़ी, बल्कि जब बात करनी चाहिए। एक मिनट कहा था ना बात नहीं करूंगा, एक मिनट। फिर पीटीआई के लोगों ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए मिलकर सेनेट का इंतखाब लड़ लिया था ना, उसी पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर। लेकिन क्या इमरान खान ने शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के साथ कोई जो कौमी मामलात उस पर बातचीत की, इकट्ठे बैठे? जब मीसी का जब आपने वोट ही डाल दिया पीपल, नहीं अंबर, जब आपने डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए जब आपने वोट ही डाल दिया तो बात करने की क्या जरूरत है? जब आपने उनके कैंडिडेट को वोट ही डाल दिया सेनेट में, आपके सेनेटर्स ने, तो फिर बात करने की क्या जरूरत है? अगर आप कहते हैं वो करप्ट है, हम बात नहीं करेंगे, तो वोट कैसे डाल दिया? लेकिन कुछ हम जब बात, मतलब अच्छा, चले एक और चीज, चले मैं आपको एक और मिसाल दे देती हूँ। जब पिछले साल इंतखाबात की तारीख के लिए दोनों तरफ कमेटीज भी बनी थी और बातचीत चल रही थी, उसमें इमरान खान साहब ना सीनियर क़यादत, दीगर जो पीडीएम की जमातें थी वो शामिल थे। लो लेवल पे ये सॉर्ट आउट तो कर रहे थे, लेकिन नहीं हो सका। अल्टीमेटली तो जाहिर है इस किस्म की जो कॉम्प्रोमाइजेस होती हैं वो क्यों नहीं? इमरान खान साहब ने चंद दिन पहले, नहीं अंबर, चंद दिन पहले इमरान खान साहब ने डयाला जेल में बताया कि वो चाहते थे कि इंतखाबात उमर अताब बंदियाल के ही दौर में हों। उन्होंने कहा कि पीडीएम वाले कह रहे थे कि हम उमर अताब बंदियाल साहब के बाद कराएंगे। रौला तो था कि मेरे चीफ जस्टिस के होते हुए इंतखाबात करा दिए जाएं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये वो तो पीडीएम के साथ बैठे हुए थे, लेकिन वो बैठकर बात कर रहे थे तारीख पर। लेकिन मसला था कि वो चाहते थे कि बंदियाल साहब के होते हुए, उन्होंने असेंबलियां भी इसलिए तोड़ी कि वो बंदियाल साहब के होते हुए इलेक्शन। अच्छा मुजम्मिल एक सेकंड, मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर मुजम्मिल, क्योंकि बात हमने शुरू की थी। आपको रोकना चाहूंगा मुजम्मिल, माजरत के साथ। बात हमने शुरू की थी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की इनकन्सिस्टेंसी की। बात इमरान खान साहब की कंसिस्टेंसी की नहीं हो रही थी, राइट। और उसी तरफ जो है वो मैं वापस लेकर जाना चाह रहा हूँ ये मामला, कि ये जरदारी साहब भी ये कह चुके हैं कि उनको मखलूत हुकूमत बनते नज़र आ रही है। उनको नहीं नज़र आ रहा कि कोई एक सियासी जमात इस सूरत पोजीशन में होगी कि वो अकेले हुकूमत बना सके, या वो छोटे मोटे पार्टनर्स को या इंडिपेंडेंट्स को साथ मिलाकर हुकूमत बना सके। तो काफ़ी तमाम सियासी जमातों को ही मिलकर इसके ऊपर गौर करना होगा। जब उनको सियासी तौर पर भी ये सूरत हाल नज़र आ रही है, और फिर आने वाले माशी फैसले जो हैं उनके ऊपर भी एक पॉलिटिकल कंसेंसस बहुत ज़रूरी है। तो अंबर, मुझे तो आपकी ये बात जो है ये करीब हकीकत नज़र आ रही है कि ये बिलावल भुट्टो साहब को ये बातें आगे चल के भुगतना ना पड़ें। कैसी मुश्किलात बना सकती हैं पीपल्स पार्टी के लिए आने वाले वक्तों में आपके ख्याल में? ये ऐसे आमिर साहब, वेरी क्विकली, बिकॉज़ मुझे फिर ठीक है, मैं आपको कहती हूँ कि इसमें सिर्फ इतना ही होगा कि लोग याद दिलाएंगे बिलावल भुट्टो को, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो बातचीत सब करेंगे। ये वो वाली जमातें नहीं हैं जो इतनी ज्यादा अपोज करती हैं। राइट, वक्त आने के ऊपर ये फिर बातचीत भी हो सकती है, लेकिन ताने बहुत पड़ेंगे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को। क्यों मुजम्मिल साहब, आपका क्या ख्याल है? देखिए, मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी ये राय मौजूद है कि पीपल्स पार्टी के साथ शराकत इक़्तिदार नहीं करनी। सिर्फ मसला ये है कि वो ये बात जो है उस तरह नहीं कह रहे जैसे बिलावल भुट्टो कह रहे हैं
या वो बिलावल भुट्टो को वैसे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे जैसे बिलावल भुट्टो चैलेंज कर रहे हैं, या वो उस तरह उनको जवाब नहीं देना चाह रहे जैसे वो उनको ललकार रहे हैं। अदरवाइज़ मुझे दोनों तरफ ये राय पक्की लगती है कि दोनों मिलकर शराकत इक़्तिदार करने के लिए तैयार नहीं है। दोनों को वो तजर्बा ठीक नहीं लगा है। उनके ख्याल में या वो हुकूमत बना लें या हम बना लें, इकट्ठे हुकूमत दोनों जमातें बनाने के लिए तैयार नहीं है। राइट मुझे इस सारी चीज़ के अंदर जो बात सबसे ज़्यादा अजीब लगती है कि एक ऐसा मुल्क जिसका सबसे बड़ा मसला उसकी मईशत को संभालने पे है, वो उधार के पैसों पर सांसें ले रहा है, उसको मज़ीद उधार की ज़रूरत है, जिसकी एक शर्त उधार को मिलने की जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। लेकिन ये कितनी अजीबोगरीब बात है कि इस पूरी इंतखाबी कैंपेन में जो पार्टियों ने मंशूर भी जारी किए वो सिर्फ स्पेंडिंग प्लान्स हैं। उनके बारे में ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट की राय यही है कि ये वादे हैं, ये दिलफरेब की बातें हैं, क्योंकि जिस तरह का स्पेंडिंग प्लान हर पार्टी ने सामने रखा हुआ है, कोई पाकिस्तान के पास वसाइल नहीं है उसके ऊपर अमल दरामद के। तो मुझे तो ज़ाती तौर पे इन बातों के पीछे एक अजीब सी पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल पॉवर्टी नज़र आ रही है कि वो पाकिस्तान के रियल इशू के ऊपर फोकस नहीं कर पा रही। बहरहाल हमें इस वक्त ब्रेक लेनी है, थोड़ी देर बाद दोबारा मिलते हैं। प्रोग्राम खबर और तजिया में एक बार फिर खुश आमदीद। और अब कुछ बात करते हैं करप्शन की, जो पिछले इंतखाबात में बहुत बड़ा इशू था। इस दफ़ा ज़्यादा इशू फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हवाले से हो रहा है। लेकिन अभी हाल ही में जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो बर्लिन में बेस्ड है, उनकी एक रिपोर्ट शाया हुई है जिसमें खुशखबरी दी गई है कि पाकिस्तान की करप्शन रैंकिंग बेहतर हो गई है, 3 दर्जे बेहतर हो गई है। और जो मुद्दत है वो 2022 से 2023 के मुद्दत में ये रैंकिंग 3 दर्जा बेहतर हुई है। अब ये याद दिलाते चलें कि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो करप्शन परसेप्शन रिपोर्ट होती है, यानी कि तासुर की बुनियाद पर, और ये तासुर किसका होता है? माहिरीन का और ताजिर बिरादरी का। अब सवाल ये पैदा होता है, सबसे पहले आमिर साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इस रैंकिंग की बेहतरी किसकी क्रेडिट को जाएगी, किसको फ़ायदा होगा, किसको हम क्रेडिट कर सकते हैं और किसको फ़ायदा होगा? ये 2 सवाल मैं कर रही हूँ आपसे, क्योंकि इंतखाबात आने वाले हैं। इससे पहले पीडीएम की हुकूमत थी, केयरटेकर हुकूमत भी थी काफ़ी मुद्दत तक। तो क्रेडिट किसको जाता है और फ़ायदा किसको होगा? अंबर देखिए, मैं बड़ा हैरान होता अगर ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अंदर कोई तब्दीली ना आती और ख़ासतौर पर अगर उसमें कोई बेहतरी ना आती। और उसकी बड़ी एक सिंपल सी वजह है अंबर, आप मुझे ये बताएं कि अगर एक चोर एक ऐसे घर में घुस जाए जिसके अंदर खाने को भी कुछ नहीं है, तो उसने क्या चुरा लेना है वहाँ से? देखिए, ये मत भूलें कि जिस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई थी तहरीक इंसाफ की हुकूमत, तो उस वक्त वो IMF के साथ दानिस्तन अपनी सियासी मफाद के लिए वो एक मुआहदा तोड़ कर गई थी। इतना बुरा हाल था पाकिस्तान का कि वो डिफ़ॉल्ट के दाने पर खड़ा था, पैसे आपको कोई दे नहीं था रहा। आपकी सारी फ्रेंडली कंट्रीज़ और बरादर इस्लामी ममालिक तक ने आपको कह दिया था कि भैया पहले IMF के साथ कुछ तय करो, फिर आकर हमारे साथ बात करना। तो उस वक़्त जब जान के लाले पड़े हुए थे और बड़ी मुश्किल से एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत आपकी मईशत को एक वेंटिलेटर पर डाला गया, यानी कि आपको ये भी कह दिया गया कि अच्छा, बाकायदा इलाज के पैसों की बिल की हमारे से बात ना करो, वो पता नहीं हमने देना है या नहीं देना, लेकिन फ़िलहाल हम आपको वेंटिलेटर पर डाल देते हैं। तो उसमें रह क्या गया था जो कि कोई चोरी करता? सो ऑब्वियसली बेहतरी तो आनी ही आनी थी। और फिर जब केयर टेकर गवर्नमेंट आई तो उस गवर्नमेंट का भी यही हाल था। उसने पहले कोशिश की, SIFC का हमने जिक्र सुना, कुछ लोगों से मुलाकातें भी हुई, कुछ थोड़े बहुत ऐलानात भी हुए, लेकिन ऐसे नहीं मिलते हैं पैसे जैसा कि इनका ख्याल था कि इनको मिल जाएंगे। तो चुराने को रह क्या गया था कि जो कोई चोरी करता। मेरे ख्याल में कि बहुत ही हैरानगी वाली बात होती अगर इस परसेप्शन में कोई तब्दीली ना आती। और ये जो थोड़ा सा फर्क पड़ा है ना, 3 से 7 पॉइंट का, वो कह रहे हैं कि फ़र्क पड़ा 140 पे थी, 140 पे थी, शायद 133 पर चली गई है वो सारा। उसके पीछे अगर आप देखें तो हमें कोई
इंस्टीट्यूशनल एफर्ट्स अदर देन के ये थोड़ा सा बिजली चोरी के ऊपर 2-4 छापे मार देना, करेंसी स्मगलिंग के ऊपर थोड़ा सा वो कर देना, वो कंट्रोल और ये सारा, एंड दैट इज़ नॉट द काइंड ऑफ एन इंस्टीट्यूशनल करप्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट जिसकी बेसिस के ऊपर परसेप्शंस बनती हैं। तो उसके अलावा हमें कोई इंस्टीट्यूशनल चेंज तो नहीं नजर आया, बस कुछ था ही नहीं चोरी करने का, तो भाई क्या चोरी करते। आपने बिल्कुल मुझे मेरी तस्हीह कर दी और मैं भी अपनी तस्हीह कर दूं कि 7 दर्जे जो परसेप्शन इंडेक्स है वो बेहतर हुआ है, पाकिस्तान की रैंकिंग जो हुई है। मुजम्मिल, आमिर साहब का कहना है कि चोरी करने को कुछ बचा ही नहीं है। क्रेडिट कुछ हद तक हम केयर टेकर हुकूमत को दे सकते हैं क्योंकि उन्होंने स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कुछ काम किया, लेकिन इंस्टीट्यूशनल लेवल पे कोई तब्दीली नहीं आई। आप क्या कहेंगे, फ़ायदा किसको फिर हुआ? काफ़ी कसर नफसी से काम लिया आमिर साहब ने। मैं इनका अगर मैं मंतक मान लूँ, इनकी अगर मैं मंतक मान लूँ तो दुनिया के किसी भी गरीब मुल्क में करप्शन नहीं होगी। करप्शन तो सिर्फ उन ममालिक में होगी जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास काफ़ी वाफर दौलत मौजूद है, करप्शन वहाँ होगी। लेकिन अगर लिस्ट पढ़ लें तो गरीब ममालिक में ज़्यादा करप्शन है और अमीर ममालिक में कम करप्शन है। लिहाजा मैं इनकी इस मंतक को नहीं मानता कि जी पैसे ही नहीं थे तो लिहाजा करप्शन नहीं हुई। इसलिए बिल्कुल, अगर ऐसा होता है तो बहुत सारे मुल्क जो हमसे भी माली तौर पर कमज़ोर हैं वो करप्शन इंडेक्स में हमसे आगे हैं, ठीक है ना। तो ये जो मुल्क की माली हालत है उसका करप्शन इंडेक्स से मैं नहीं मानता ताल्लुक़ है, क्योंकि फिर तो सिर्फ अमीर ममालिक में करप्शन रह जाती है, गरीब ममालिक में तो होनी ही नहीं चाहिए, वहाँ तो खाने को लाले पड़े होते हैं। तो लिहाजा मेरे ख्याल में ये गलत बात है। हाँ, ये बहस के लिए एक नुक्ता है, लेकिन इसका हकीकत से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना। नहीं, ये काफी मजबूत नुक्ता है। आप समझे, आप लिस्ट पढ़िएगा, कोई अमीर मुल्क और गरीब मुल्कों का अलग अलग चार्ट लेके बात कर लेंगे। अगर आप जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है ना, तो फिर मेरा ख्याल है चोरी करना जो है वो आपकी प्रायोरिटी हो नहीं सकता। नहीं, कोई ऐसी मौत की कश्मकश यहाँ हमारे यहाँ जो करप्शन है, ये जिंदगी और मौत की बात है। जब हमारे करप्शन के इदारे बताए जाते हैं कि पुलिस में है, रेवेन्यू में है, अदलिया में है, वहाँ जो आम आदमी से पैसे लूटने का करप्शन का तासुर है वो ज़्यादा है, मैं समझता हूँ। लेकिन हमें एक हुकूमत करप्शन के नाम पर आई थी, उसके दौर में अगर डिफ़ॉल्ट के दाने पे नहीं भी था तो करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान ऊपर गया था, बेहतरी नहीं हुई थी, डिटोरिएशन हुई थी इमरान खान के दौर में। अगर आपको याद हो तो हम 4 दर्जे और नीचे चले गए थे इमरान खान साहब के दौर में, इसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में कि पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई है, ठीक है ना। तो तब तो ऐसा कोई डिफ़ॉल्ट का चक्कर नहीं था, तो वो बढ़ गई थी करप्शन। अगर पीडीएम और निगरान हुकूमत के दौर में करप्शन कम हुई है तो हमें उन्हें क्रेडिट देते हुए इतनी बुखल से नहीं काम लेना चाहिए। हमें कहना चाहिए कि गवर्नेंस बेहतर हुई है, चाहे बिजली चोरी हमने रोकी है, चाहे और पब्लिक फंडिंग रोकी है, इदारों में कोई इस्लाहत हुई होंगी, लेकिन बहरहाल अगर पाकिस्तान की करप्शन इंडेक्स में बेहतरी हुई है तो ये हमारे इंटरनेशनल परसेप्शन के लिए बेहतर है और हमें इसे रेडिक्यूल नहीं करना चाहिए। बल्कि मैं कहूंगी कि आगे अगर आप सरमायाकारी चाहते हैं तो दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स एज वेल। चले, ये बिल्कुल आपकी बात मैं मानती हूं और आमिर साहब को समझाएं ना कि इसको रेडिक्यूल ना करें। अच्छा चले, लेकिन आपने जो एक पॉइंट उठाया था मैं उस पर आप थोड़ा चाहती कि आप मजीद एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। आपने कहा क्रेडिट दोनों का है, पीडीएम हुकूमत का भी है और निगरान हुकूमत का भी है, लेकिन फायदा फिर आखिर में किसको होगा? पाकिस्तान को फायदा होगा। अगर करप्शन कम होगी तो उसका फायदा पाकिस्तान को होगा। अडियाला जेल में बैठे कैदी नंबर 804 को नहीं होगा, आप बेफिक्र रहें। इसका फायदा अडियाला जेल में बैठे कैदी 804 को नहीं होगा, पाकिस्तान को होगा, पाकिस्तान को होगा। बानिए पीटीआई को तो जिक्र ही नहीं किया था, वो कहां से आ गए? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ फायदा किसको, फायदा पाकिस्तान को होगा, आप समझे, इसका फायदा पाकिस्तान को होगा। लेकिन बात यह है कि इंतखाबी मुहिम के दौरान हम वेरी क्विकली अंबर वन सेंटेंस, इंतखाबी मुहिम के दौरान हम जिस किस्म की गुफ्तगू सुन रहे हैं ना, उसमें ये चीज़ इररेलेवेंट होगी, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला आने वाले इलेक्शन में। आपका ख्याल है कोई इम्पैक्ट नहीं? 2018 में बहुत रेलेवेंट थी, 2024 में इररेलेवेंट हो गई, अपनी अपनी सोच है, मेरे ख्याल में बहुत रेलेवेंट है। अच्छा, तो यानी कि आपका कहना है मुजम्मिल के इंतखाबात से कबल जो पार्टियां, जो पीडीएम की हुकूमतें थी, क्योंकि वही ज़ाहिर इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं, उनको फायदा है।
यस और नो? बिल्कुल है। ठीक है। वक्त क्योंकि हमारा खत्म हो गया, इस पे मजीद बात तो हो सकती थी, लेकिन क्योंकि वक्त खत्म हो गया मजीद बात हम नहीं कर सकते। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।